दिल्ली नाम के एक छोटे से शहर में मानसी अपनी चाची संगीता के साथ रहती थी। कुछ वर्षों पहले त्रासदी में मानसी के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसके चाचा उसे अपने घर ले आए थे। मानसी के चाचा मानसी को बेटी जैसा मानते थे, परंतु मानसी की चाची संगीता को मानसी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। संगीता मानसी से घर का हर काम करवाती थी। मानसी के आने के बाद से उसने नौकरानी की छुट्टी कर दी थी और मानसी के साथ वो बिल्कुल नौकरानी जैसा व्यवहार करती थी। यहाँ तक कि वो उसे पूरे दिन में केवल एक वक्त का खाना देती थी, और वो भी शाम को। पर क्योंकि मानसी जानती थी कि उसके चाचा चाची के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वो अपनी चाची के द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ मानसी, कहाँ मर गई? तुझसे कितनी देर पहले कहा था कि मेरे लिए अदरक वाली चाय बना कर ले आ, पर अभी तक चाय मेरी टेबल पर नहीं है। आखिर तू रसोई में कर क्या रही है? चाची जी, मैंने आपकी चाय चढ़ा दी है और सुबह के जो बर्तन पड़े थे मैं वही धो रही हूँ। जैसे ही चाय तैयार हो जाएगी मैं ले आऊंगी। मुंह तो तेरा पटर पटर चलता है, पर काम करने के लिए तेरे हाथ नहीं हिलते। जल्दी कर, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जब तक एक कप चाय ना पी लूं, मेरे सर का दर्द नहीं जाता। थोड़ी देर बाद, ये लीजिए चाची जी आपकी चाय। अच्छा सुन, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। जा जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म पकोड़े बना ले, और हाँ, प्याज और आलू दोनों के पकोड़े बनाना। मुझे प्याज और आलू दोनों के पकोड़े बहुत पसंद हैं। ठीक है चाची जी। अपनी चाची की बात मानकर मानसी रसोई में पकोड़े बनाने चली जाती है। मानसी रसोई में पकोड़े बना ही रही होती है कि तभी अचानक से उसके हाथ पर तेल के बहुत सारे छींटे पड़ जाते हैं, जिस वजह से उसका हाथ काफी बुरी तरह जल जाता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। मानसी की चीख सुनकर उसकी चाची रसोई में आती है। क्या हो गया? क्यों गला फाड़ के चिल्ला रही है? चाची जी, पकोड़े बनाते हुए मेरे हाथ पर तेल के छींटे पड़ गए। मेरा हाथ बहुत जल रहा है। थोड़े से तेल के छींटे ही तो पड़े हैं। रसोई में काम करते हुए इतना तो होता ही रहता है। इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? थोड़ी सी बर्फ लगा ले, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, ये सब जल्दी से कर ले और उसके बाद पकोड़े तलकर बाहर ले आ। बेचारी मानसी हाथ जल जाने के बावजूद भी संगीता के लिए पकोड़े बनाती है और उसे दे देती है। अरे वाह, चाय के साथ पकोड़े खाने का मजा ही अलग है। अरे अब तू कहाँ जा रही है? चाची जी, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अगर तू कमरे में जाकर बैठ जाएगी तो कपड़े क्या तेरा बाप धोएगा? राई जैसी चोट को पहाड़ बताकर कब से मुंह सड़ा रखा है। जाकर कपड़े धो, थोड़ा हाथ पैर चलाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। बेचारी मानसी अपने जले हुए हाथ के साथ कपड़े धोती है। कपड़े धोते हुए उसे कई बार दर्द होता है, परंतु वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो आंखों में आंसू लिए सारा काम करती रहती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन संगीता मानसी को अपने पास बुलाती है और कहती है, सुन मानसी, आज मेरी बहन मोनिका घर आने वाली है और मोनिका खाने की बहुत शौकीन है, इसलिए उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर तैयार रख। और हाँ, खाना बनाते बनाते खाने मत लग जाइयो। नहीं चाची जी, आप मुझे शाम को जो रूखी सूखी रोटी देती हैं, मैं उसी में खुश हूँ। हाँ हाँ, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। जल्दी जा और खाना बनाने की तैयारी कर। मोनिका रास्ते में ही होगी। मानसी रसोई में चली जाती है और अलग अलग तरह का खाना बनाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद मानसी देखती है कि उसकी चाची संगीता किसी का घर में स्वागत कर रही है, जिससे मानसी समझ जाती है कि ये संगीता की बहन मोनिका है। तुझे देखे हुए कितने दिन हो गए? कैसी है तू? सफर ठीक रहा? यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे दीदी, अभी तो आई हूँ, आते इतने सवाल पूछ रही हो। पहले बैठ जाने दो, सांस लेने दो, उसके बाद आपको सारे सवालों का जवाब देती हूँ। अरे मानसी, कहाँ मर गई? जल्दी से मोनिका के लिए ठंडा पानी लेकर आ। जी चाची, अभी लाई। उसके बाद मानसी मोनिका को पानी देती है और फिर थोड़ी देर बाद मोनिका और संगीता के लिए टेबल पर खाना लगा देती है। क्या बात है दीदी, खाने में तो बहुत सारी वैरायटी है। आपको अभी भी याद है कि मुझे खाना कितना पसंद है, इसलिए आपने मेरे लिए इतना कुछ बनवाया है ना? और क्या, मुझे अच्छे से याद है तुझे बचपन से ही खाना कितना पसंद है,
इसलिए मैंने तेरे लिए इतना सारा खाना बनवाया है। संगीता और मोनिका बातें करने में मगन हो जाती है, परंतु अब शाम हो जाती है और मानसी के खाने का समय हो जाता है। इसलिए मानसी संगीता के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मेरे खाने का समय हो गया है, कृपया करके मुझे 2 रोटी दे दीजिए। अरे जब देखो तब परेशान करती रहती है। तू देख नहीं रही क्या मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ? एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। जाकर रसोई से कल की बासी रोटी ले ले और भर ले अपना पेट। बेचारी मानसी कुछ नहीं कहती और रसोई में से बासी रोटी लेकर पानी के साथ निकलने लग जाती है। दीदी, आपको पता है आपके ही शहर में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है और इस ब्यूटी कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। पर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ड्रेस कोड लहंगा है, लेकिन मेरे पास एक भी लहंगा नहीं है। प्लीज जीजू से कहकर मेरे लिए एक लहंगा मंगवा दीजिए ना। अरे इसमें उन्हें परेशान करने वाली क्या बात है? तू मेरे साथ चल, मुझे इस शहर के सबसे बढ़िया मॉल पता है। तू वहाँ से अपना लहंगा शॉपिंग कर सकती है। वहाँ से तुझे इस शहर के सबसे बढ़िया लहंगे मिल जाएंगे। आप सच कह रही हैं दीदी? बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये सब बातें अपने कमरे से मानसी भी सुन रही होती है। मानसी को बचपन से ही खुद पर मेकअप करना और ड्रेस पहनकर मॉडल जैसे चलना बहुत पसंद था और वो बड़े होकर एक ब्यूटी मॉडल ही बनना चाहती थी। इसलिए जब वो ये खबर सुनती है तो उसका चेहरा खिल उठता है और फिर वो जैसे ही सुनती है कि उसकी चाची और मोनिका लहंगे की शॉपिंग के लिए बाहर जा रही है तो मानसी भागकर अपनी चाची के पास आती है और कहती है, चाची जी, मुझे भी ब्यूटी कंपटीशन में भाग लेना है। मैं बचपन से ही ऐसे ही कंपटीशन में भाग लेना चाहती थी, परंतु कभी मौका ही नहीं मिला। इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए एक लहंगे की जरूरत है। आप मुझे भी एक सस्ता सा लहंगा दिलवा दीजिए। क्या बात है दीदी, आपकी नौकरानी की ख्वाहिश तो कुछ ज्यादा ही ऊपर की है। क्या आप इसे लहंगा दिलाने वाली हैं और लहंगा दिलाकर अपनी बहन के खिलाफ खड़ा करने वाली हैं? सच कह रही हूँ दीदी, आपने अपनी नौकरानी को सर पर चढ़ा रखा है। अगर मेरी नौकरानी मुझसे ऐसा कहती तो मैं उसे बहुत अच्छा सबक सिखाती। अपनी बहन की ये बात सुनकर संगीता को और गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो मानसी की अच्छी खासी पिटाई कर देती है और उसके बाद वो दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाती है। संगीता ने मानसी को बहुत बुरी तरह मारा था, इसलिए मानसी को काफी दर्द हो रहा था, जिसके कारण वो काफी देर तक रोती रहती है। इसके बाद वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाती है और कहती है, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आप देख रही है ना, आपके जाने के बाद मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। ना मुझे ढंग का खाना मिलता है और ना ही मुझे यहाँ कोई प्यार करता है। यहाँ तक कि मेरी एक छोटी सी इच्छा तक पूरी नहीं की जाती। काश आज आप मेरे साथ होती। तभी अचानक से मानसी की माँ की तस्वीर में से आवाज आती है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ मानसी। जहाँ जहाँ तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ तुझे मैं तेरे साथ खड़ी मिलूंगी। मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद तुझे कितना कुछ सहना पड़ रहा है, पर इसी का नाम जीवन है और जीवन संघर्ष है। तू चिंता मत कर। मैं जानती हूँ कि तेरा कितना मन है इस कंपटीशन में भाग लेने का, इसलिए मैं तुझे एक जादुई लहंगा दे रही हूँ। इस लहंगे की मदद से तू न केवल इस ब्यूटी कंपटीशन में भाग ले सकती है, बल्कि ये लहंगा तेरे आगे के जीवन में भी तेरी बहुत मदद करेगा। बाकी मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। सदा सुखी रहना मेरी बच्ची। माँ, आप सच में बहुत अच्छी हैं। आप इस दुनिया में नहीं है, फिर भी आप मेरी मदद कर रही हैं। आप देखना, एक दिन आपकी बेटी एक बहुत बड़ी इंसान बनेगी। थोड़ी देर बाद संगीता और मोनिका शॉपिंग करके आ जाती हैं। वैसे आप बिल्कुल सही कह रही थी दीदी, आपके शहर के मॉल तो सच में बहुत अच्छे हैं और यहाँ के कपड़े उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। आप देखना, इस लहंगे को पहनकर जैसे ही मैं स्टेज पर जाऊंगी, सब लोग मुझे देखते ही रह जाएंगे। और देखना, इस कंपटीशन की विनर आपकी बहन ही होगी। ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन फिर भी ऑल द बेस्ट। दिन इसी तरह बीत जाते हैं और कंपटीशन वाला दिन आ जाता है। संगीता और मोनिका सारा सामान लेकर घर से निकलने वाली होती है कि तभी संगीता मानसी को अपने पास बुलाकर कहती है, मैं और मोनिका ब्यूटी कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, इसलिए तू घर पर रहना और घर का सारा काम अच्छे से करना। और हाँ, तेरी बासी रोटी मैंने अलग से निकाल कर रख दी है, वो खाकर घर का अच्छे से ध्यान रखना।
ऐसा कहकर संगीता और मोनिका ब्यूटी कंपटीशन के लिए निकल जाती है। संगीता और मोनिका के निकलने के 10 मिनट बाद मानसी भी अपनी माँ का दिया हुआ जादुई लहंगा लेकर ब्यूटी कंपटीशन वाली जगह पर पहुँच जाती है। थोड़ी ही देर में रैंप वॉक शुरू हो जाती है। क्योंकि मोनिका की रैंप वॉक खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो संगीता के साथ ऑडियंस में बैठी थी। वो लोग बाकी मॉडल को देख रहे थे कि तभी वहाँ पर अपनी माँ के दिए हुए लहंगे को पहने हुए मानसी स्टेज पर आती है। मानसी पहले से ही दिखने में काफी सुंदर थी, परंतु उस लहंगे को पहनने के बाद वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। मानसी जैसे ही स्टेज पर आती है, सबकी नजर बाकी मॉडल से हटकर मानसी पर चली जाती है और आखिरकार मानसी इस कंपटीशन को जीत जाती है। इस कंपटीशन को जीतने पर उसे एक ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। साथ ही साथ उसे एक बहुत बड़े ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ऑफर भी मिल जाता है। इतना सब कुछ एक साथ पा लेने की खुशी में मानसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी माँ और पिता का शुक्रिया अदा करती है। फिर जैसे ही मानसी कंपटीशन खत्म होने के बाद घर आती है, तो संगीता उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देती है। तू तो मेरे पास कोई सस्ता सा लहंगा दिला दो करके एक मासूम सी शक्ल बना कर आई थी, फिर तेरे पास ये लहंगा कहाँ से आया? बता, कहाँ से चोरी किया है तूने ये? नहीं चाची जी, मैंने ये कहीं से चोरी नहीं किया है। ये मेरे स्वर्गवासी माँ ने मुझे दिया है और ये लहंगा कोई मामूली लहंगा नहीं है, बल्कि ये एक जादुई लहंगा है। इसे पहनते ही कोई भी खूबसूरत हो सकता है। जैसे ही मोनिका मानसी की ये बात सुनती है, वो मानसी से वो लहंगा छीन लेती है और उस लहंगे को खुद पहन लेती है। परंतु जैसा उसने सोचा था, उसका बिल्कुल उल्टा होता है। खूबसूरत होने की बजाय वो बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाती है और तभी उस लहंगे में से आवाज आती है, मैं केवल ईमानदार लोगों के लिए बनाया गया हूँ। मोनिका और संगीता, तुम जैसी औरतें अगर मुझे हाथ भी लगा लें तो जिंदगी भर के लिए बदसूरत हो जाती हैं। तुम लोगों ने बेचारी मानसी के साथ बहुत बदसलूकी की है, इसलिए तुम दोनों आज के बाद जिंदगी भर के लिए बदसूरत हो जाओगी और तुम्हारे पास जितनी भी धन दौलत है सब गायब हो जाएगी और यही तुम्हारे किए की सजा है। उस लहंगे का श्राप सच हो जाता है, जिसके बाद दोनों बहनें बहुत बदसूरत हो जाती है और साथ ही साथ वो दोनों बहुत गरीब भी हो जाती है। इसके बाद मानसी उस जादुई लहंगा को लेकर अपने जीते हुए पैसों से एक घर ले लेती है और वहीं रहने लग जाती है और साथ ही साथ अपना ब्यूटी मॉडल बनने का सपना पूरा करने लग जाती है। सिंड्रेला 5वीं बार गर्भवती थी और एक सरकारी अस्पताल में अपनी 5वीं संतान को जन्म देने वाली थी। इससे पहले सिंड्रेला की 4 बेटियां थी। डिलीवरी रूम के बाहर सिंड्रेला की सास मधुबाला और पति रोहन बेसब्री से बच्चा होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सिंड्रेला की डिलीवरी हुई, तब नर्स मुस्कुराते हुए डिलीवरी रूम से बाहर आई और बधाई देते हुए सिंड्रेला की सास मधुबाला से बोली, बधाई हो आंटी जी, आपके यहाँ लक्ष्मी आई है। नर्स के बात सुनते ही मधुबाला का सर चकरा गया। हाय मेरी फूटी किस्मत, फिर से एक और लड़की। अरे बेटा रोहन, तेरी पत्नी है ये लड़कियां पैदा करने की मशीन। पहले से ही 4 लड़कियां मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए पैदा की है, अब एक और ले आई। तुमने सही कहा माँ, अब मैं इन 5 लड़कियों को पालूंगा कैसे, और इनकी शादी का खर्चा वो अलग। ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अरे बेटा मेरी मान, इस कलमुही सिंड्रेला और उसके 5 बेटियों को यहीं छोड़कर यहाँ से चुपचाप भाग चलते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा, वरना इनके चक्कर में हम बर्बाद हो जाएंगे। माँ तुम ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं यहाँ से। फिर दोनों माँ बेटे सिंड्रेला को उसके नवजात बच्ची और बाकी की 4 बेटियों को अस्पताल में ही छोड़कर वहाँ से चले गए। कुछ देर में जब सिंड्रेला को होश आया, तो वो अपनी नवजात बच्ची को देखकर खुश तो बहुत हुई, लेकिन 5वीं बार बेटी होने के कारण अपनी सास और पति के बारे में सोचकर डर रही थी। तभी नर्स सिंड्रेला के होश में आते ही उसके 4 बेटियों को लेकर उसके पास आई। नर्स, मेरे पति और सास कहाँ हैं? वो नहीं आए। वो तो बिना बताए ही कब के यहाँ से चले गए हैं। ये सुन सिंड्रेला बहुत दुखी हुई।
फिर 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सिंड्रेला गोद में अपने नवजात बच्ची और बाकी चारों बेटियों को लेकर घर पहुंची और दरवाजा खटखटाते हुए बोली, माँ जी, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ, आपकी बहू सिंड्रेला। तभी गुस्से से मधुबाला दरवाजा खोलते हुए बोली, क्यों रे, यहाँ क्या करने आई है? मेरे बेटे ने तुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चले जाओ यहाँ से अपनी इन 5 बोझ के गठरी को लेकर। माँ जी, ऐसा मत बोलो, मैं अपनी 5 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? कहीं जाकर डूब मर, मुझे क्या। अब हमारा तेरे साथ कोई वास्ता नहीं है। चली जाओ यहाँ से। अरे आज के जमाने में एक लड़की का बोझ उठाया नहीं जाता और तूने तो 5 पैदा कर ली। मैं अब अपने बेटे रोहन की दूसरी शादी करूँगी ताकि मेरा वंश आगे बढ़ सके। इतना बोलकर मधुबाला ने सिंड्रेला और उसके 5 बेटियों के लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। बेचारी सिंड्रेला अपनी बच्चियों को लेकर शहर के पास ही एक छोटी सी बस्ती में टूटे फूटे घर में रहने लगी। अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए सिंड्रेला मेहनत मजदूरी करने लगी। सिंड्रेला अपनी 5 बेटियों से बहुत प्यार करती थी। धूप हो या छाँव, वो दिन भर कड़ी धूप में काम करती ताकि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बन सके। वक्त का पहिया धीरे धीरे बढ़ता गया और ऐसे ही 20 साल बीत गए। अब सिंड्रेला की बेटियां बड़ी हो चुकी थी और साथ ही पढ़ लिख भी गई थी। ऐसे ही एक दिन जब सिंड्रेला मजदूरी करने काम पर जा रही थी, तभी उसकी बड़ी बेटी दीपा बोली, अरे माँ, इतनी सुबह आप कहाँ जा रही हो? अरे बिटिया, काम पर जा रही हूँ। आज मालिक ने काम पर जल्दी बुलाया है। माँ, आज से आप काम पर नहीं जाओगी, अब आप घर पर आराम करो। नहीं बिटिया, मैं काम नहीं छोड़ सकती। इसी काम की वजह से तो मैं तुझे और तेरी बाकी बहनों को पाल पाई हूँ। अगर मैंने काम छोड़ दिया तो घर कैसे चलेगा? घर अब से मैं चलाऊंगी। मेरी नौकरी लग गई है, वो भी बहुत अच्छी जगह। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बस आराम कीजिए। सच बिटिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी जल्दी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। ये कहते हुए सिंड्रेला ने दीपा को गले से लगा लिया। फिर शाम को सिंड्रेला अपनी बड़ी बेटी दीपा संग सब्जी लेने मार्केट जा रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली सरिता दूसरी औरत के साथ बात करते हुए सिंड्रेला को ताने मारते हुए बोली, अरे कमला बहन, आज के जमाने में 5 लड़कियां पालना कितना मुश्किल है, वो भी बिना बाप के। लड़कियां किसी बोझ से कम नहीं होती, तभी तो इनके बाप ने इन्हें छोड़ दिया। खबरदार सरिता बहन, मेरी बेटियों को बोझ कहा तो, वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। मेरी बिटिया बोझ नहीं है, मेरा अभिमान है, समझी तुम? माँ, रहने दो। जिन्हें भगवान ने औरत बनाया तभी वो एक औरत का दुख न समझे, फिर वो इंसान नहीं। दीपा की बात सुनकर सरिता का सिर शर्म से झुक गया। सिंड्रेला को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व था। सिंड्रेला ने खूब मेहनत करके अपनी 5 बेटियों को शिक्षित बनाया था। सिंड्रेला की 5 बेटियां संस्कारी होने के साथ साथ समझदार भी थी। ऐसी ही एक शाम सिंड्रेला की दूसरी बेटी मीरा जब घर आ रही थी, तभी बस्ती के कुछ आवारा लड़के बीच चौराहे पर खड़े थे। तभी उनमें से सूरज नाम का एक लड़का मीरा को देखते ही उसे छेड़ने लगा। अरे जरा इधर भी नजर डाल लो मैडम। अरे ओ मैडम, कहाँ जा रही हो? सुन तो लो। उफ, सच में इस बस्ती में रौनक तो सिंड्रेला आंटी की 5 बेटियों ने लगा रखी है। कसम से 5 एक से बढ़कर एक हैं। मन करता है 5 में से किसी एक से शादी कर लूं। लेकिन मीरा सूरज की बातों को अनदेखा कर वहाँ से जाने लगी। अरे कुछ बोलती तो जाओ मैडम, मैं तो तुम्हारी माँ का बोझ हल्का करना चाहता हूँ, शादी कर लो मुझसे। मीरा फिर भी कोई जवाब नहीं देती। ये देख सूरज ने जबरदस्ती मीरा का हाथ पकड़ लिया। इतने में सरिता वहाँ आई और सूरज को थप्पड़ मारते हुए बोली, तुझे शर्म नहीं आती अपने ही मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हुए? माँ, तो इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझे थप्पड़ मारा? कल तक तो सिंड्रेला आंटी और इसकी लड़कियाँ तुम्हारी आँखों में चुभती थी। सरिता फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, हाँ, क्योंकि तूने जो आज घटिया हरकत की है, तुझे
तुझे अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, जो तेरे जैसे लड़के को मैंने जन्म दिया। सच में सिंड्रेला बहन बहुत खुशकिस्मत है जो उसके घर बेटियों ने जन्म लिया। अब मैं जान गई, लड़कियां बोझ नहीं होती, बल्कि तेरे जैसे लड़के बोझ होते हैं समाज के लिए। हाय, मैंने तेरा नाम सूरज रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तेरा नाम राहु या केतु रखना चाहिए था। अरे माँ, गलती इसकी भी तो है, इतना मेकअप करके क्यों चलती है? क्यों, मेकअप करना क्या गुनाह है? मैं भी तो करती हूँ मेकअप। अरे शुक्र मना, इसने मुड़कर तुझे थप्पड़ नहीं मारा, वरना सिंड्रेला दीदी की 5 लड़कियाँ किसी शेरनी से कम नहीं है, समझा? इतने में सिंड्रेला भी वहां आ पहुंची। सरिता ने अपने पिछले बुरे व्यवहार के लिए सिंड्रेला से माफी मांगी। फिर कुछ ही समय में अपनी 5 बेटियों की बदौलत सिंड्रेला ने शहर में एक सुंदर घर खरीदा और बस्ती छोड़ अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी उस घर में रहने लगी। फिर एक शाम एक बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़ों में उनके दरवाजे पर आकर बोली, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटी, बहुत भूख लगी है। बूढ़ी औरत की आवाज सुन सिंड्रेला एक बड़ी सी थाली में खाना लेकर बाहर आई और जैसे ही उसने बूढ़ी औरत को देखा उसके होश उड़ गए। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, उसकी सास मधुबाला थी। माँ जी, आप इस हालत में कैसे? कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, बूढ़ी हो गई हूँ, नजर भी कमजोर हो गई है। माँ जी, मैं आपकी बहू सिंड्रेला हूँ। सिंड्रेला बहू, मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। माफ कर दे मुझे, तुम्हारे साथ बुरा करने पर भगवान ने मुझे भी सजा दी। मेरे बेटे ने दूसरी शादी करके अपनी अमीर और घमंडी पत्नी के साथ मिलकर मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। मैंने एक माँ को बेघर किया था ना, इसलिए भगवान ने मुझे भी दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया। मुझे माफ कर दो बहू। माँ जी, पहले आप अंदर चलिए, मैं आपको आपकी 5 पोतियों से मिलवाती हूँ। ये कहते हुए सिंड्रेला अपनी सास मधुबाला को घर के अंदर ले आई और अपनी 5 बेटियों से मिलवाया। सिंड्रेला की 5 बेटियां अपनी दादी मधुबाला से मिलकर बहुत खुश हुई। इस बार मधुबाला ने रोते हुए अपनी पोतियों को गले से लगा लिया और उन सबसे माफी भी मांगी। फिर सब कुछ भुलाकर सिंड्रेला ने अपनी सास मधुबाला को माफ कर दिया। बहू, तुमने मुझे माफ कर दिया, अब मैं चैन से मर सकूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। अरे माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं हमें छोड़कर? देखो, आपकी पोतियाँ उदास हो गयी, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमारे साथ इसी घर पर रहेंगी। इस तरह मधुबाला अपनी बहू सिंड्रेला और उसकी 5 बेटियों के साथ हंसी खुशी रहने लगी। बहुत समय पहले की बात है, दुनिया के किसी कोने में ढोलकपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के सभी लोग खेती बाड़ी कर हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। उसी गांव में राशि नाम की एक मेहनती और समझदार लड़की रहती थी। वो पढ़ लिख कर अपने गांव का नाम रोशन कर गांव की उन्नति के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। राशि की माँ पार्वती भी दिन भर खेतों में काम कर खूब मेहनत करती। पार्वती का भी सपना था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। वहीं दूसरी ओर स्कूल से आने के बाद राशि को जब भी समय मिलता, पढ़ाई के साथ साथ वो घर के कामों में माँ की मदद भी किया करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसी गांव के पास घने जंगल में कजरी नाम की एक बहुत ही शातिर जादूगरनी रहती थी। वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी, इसलिए अपने षड्यंत्र के मुताबिक एक दिन अचानक कजरी जादूगरनी गांव वालों के पास गई और बोली, सुनो गांव वालों, तुम सब कब तक ऐसे ही गरीबी में अपने दिन गुजारोगे? अगर मेरी बात मानोगे तो तुम जल्द ही अमीर बन जाओगे। तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। जादूगरनी की बात सुनकर उन गांव वालों के मन में लालच आ गया। क्या कहा? सोने के सिक्के? इसके लिए हमें क्या करना होगा? तुम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे लिए मजदूरी करनी होगी। उसके बदले मैं तुम्हें हर रोज सोने के सिक्के दूंगी।
मजदूरी पर कहाँ? क्या आप अपने लिए महल बना रही हैं? तुमने सही कहा, मैं चांद पर अपने लिए बहुत बड़ा महल बना रही हूँ। क्या कहा? चांद पर? पर हमने तो सुना है चांद पर कोई नहीं रहता। तुम लोगों को क्या पता, चांद पर भी दुनिया है। वहाँ पर हीरे जवाहरात सोना चांदी सब कुछ है। अगर तुम मेरे लिए वहाँ जाकर मजदूरी करोगे तो मैं उसके बदले तुम्हें धन दौलत से भर दूंगी। हीरे जवाहरात की बातें सुनकर गांव वालों का मन और भी ज्यादा लालच से भर गया और वो जादूगरनी कजरी के साथ चांद पर चलने के लिए तैयार हो गए। तब उनमें से एक औरत बोली, लेकिन हम चांद पर जाएंगे कैसे? हम तो मामूली इंसान हैं। उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास एक जादुई कालीन है जिसमें बैठकर तुम सभी चांद पर जा सकोगे। ये कहते हुए जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही वहाँ एक जादुई कालीन प्रकट हो गया। उसके बाद जादूगरनी कजरी उन लोगों को जादुई कालीन में बैठाकर पृथ्वी से दूर चांद की ओर ले गई। वहाँ पहुंचकर उन्हें वहाँ 3 चांद दिखाई दिए। ये देख गांव वाले हैरानी से बोले, अरे यहाँ तो 3 चांद है जादूगरनी जी। इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये जादुई 3 चांद है। ये तीनों जादुई चांद हीरे मोती सोना चांदी से भरे हुए हैं, जिसे पृथ्वी लोक के वासियों को पता नहीं है। लेकिन तुम बहुत खुशकिस्मत हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम पहले किस चांद पर जाकर मजदूरी करोगे, क्योंकि मैं तीनों चांद पर अपने लिए बहुत बड़ा आलीशान महल बनाना चाहती हूँ। जो सबसे ज्यादा चमक रहा है, हम सबसे पहले उस चांद पर जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ। इतना कहकर जादूगरनी उन्हें तीनों में से पहले वाले चांद की जमीन पर ले गई। कालीन से उतरकर गांव वालों ने देखा, चारों तरफ बड़े बड़े चट्टानों के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं था। ये देख वो सभी हैरानी से बोले, जादूगरनी जी, यहाँ तो किसी चीज की कोई व्यवस्था नहीं है, हम आपके लिए महल कैसे बनाएंगे? मैं तो तुम लोगों को यहाँ तक लाने के लिए जाल बिछाई थी, और ये कोई जादुई चांद नहीं बल्कि एक भ्रम था। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। आने वाली अमावस्या को मुझे 100 लोगों की बलि देनी है, उसके बाद मैं पूरी दुनिया में राज करूँगी, राज। नहीं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमारे बच्चे हमारे राह देख रहे होंगे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब तुम जिंदा यहाँ से नहीं जा पाओगे। ये कहते हुए जादूगरनी उन्हें वहाँ कैद कर वापस पृथ्वीलोक लौट आई। इस तरह धीरे धीरे जादूगरनी गांव वालों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। जादूगरनी कजरी के साथ गए लोग जब वापस नहीं लौटे तो राशि को जादूगरनी पर शक हुआ और वो मन ही मन सोचने लगी, जादूगरनी जिन लोगों को अपने साथ ले गई थी वो अभी तक वापस नहीं लौटे। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे जादूगरनी पर नजर रखनी होगी। उसके बाद राशि जादूगरनी पर नजर रखने लगी। फिर रात के समय दबे पांव राशि जादूगरनी की गुफा में पहुंची। उसने वहां देखा जादूगरनी कजरी ने एक आदमी को बंदी बनाया हुआ था। देख लिया तूने मुझसे पंगा लेने का नतीजा। आने वाली अमावस्या को मैं उन सभी इंसानों को मारकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी और तू मेरे पास गुलाम बनकर रहेगी। देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, बदले में तुम मुझसे मेरी सारी शक्तियाँ छीन लो। मुझे तेरी कोई शक्ति नहीं चाहिए, मैं तुझे कभी आजाद नहीं करूंगी। मुझे अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए पूजा भी करनी है। 12 बजने वाला है, अब मुझे चलना चाहिए। ये कहते हुए जादूगरनी कजरी वहाँ से गायब हो गई। तभी फौरन राशि उस आदमी के पास आई और बोली, आप कौन है और जादूगरनी ने आपको बंधक क्यों बना रखा है? बेटी,
मैं चांद हूँ। ये जादूगरनी मुझे अपना बंधक बनाकर इस दुनिया पर राज करना चाहती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं आपको अभी इस दुष्ट जादूगरनी के चंगुल से आजाद करती हूँ। बेटी, तुम मुझे आजाद नहीं कर पाओगी। जादूगरनी ने मुझे जादुई मंत्र से कैद कर रखा है। लेकिन हाँ, एक रास्ता जरूर है। अगर तुम उस जादूगरनी का जादुई गोला ढूंढकर उसे तोड़ दोगी तो मैं उसकी कैद से आजाद हो जाऊंगा और वो जादूगरनी भी जलकर भस्म हो जाएगी। राशि उस जादुई गोले को गुफा में चारों तरफ ढूंढने लगी। कुछ देर बाद वो जादुई गोला ढूंढने में कामयाब हो गई। तभी अचानक जादूगरनी वहां आ पहुंची और राशि को देख लिया। ए लड़की, कौन है तू? यहाँ पर क्या करने आई है? और ये मेरा जादुई गोला तेरे हाथ में क्या कर रहा है? मेरा जादुई गोला मुझे वापस कर। हाँ हाँ, क्यों नहीं जादूगरनी जी, ये लो अपना जादुई गोला। ये कहते हुए राशि ने जादुई गोला जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही जादुई गोला चकनाचूर हो गया और देखते ही देखते जादूगरनी का शरीर जलने लगा। अरे नहीं, बेवकूफ लड़की, ये तूने क्या किया? अरे कोई बचाओ मुझे, मेरा शरीर जल रहा है। और देखते ही देखते जादूगरनी कजरी जलकर भस्म हो गई। तभी चांद भी आजाद हो गया। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे दुष्ट जादूगरनी के चंगुल से आजाद कर दिया। चांद जी, अब आप मेरी मदद कीजिए। ये दुष्ट जादूगरनी बहला फुसला कर गाँव के लोगों को अपने साथ पृथ्वी से दूर 3 जादुई चांद के पास ले गई थी। पता नहीं वो लोग किस हाल में होंगे। आप उन्हें वापस लाने में मेरी मदद कीजिए ना। तुम चिंता मत करो बेटी, चलो मेरे साथ, हम अभी वहाँ चलते हैं। इतना कहकर चांद राशि को अपनी जादुई शक्तियों से अपने साथ पृथ्वी लोक से मीलों दूर ले गया, जहाँ 3 चांद थे। ये देख राशि बोली, अरे यहाँ तो आपके जैसे 3 और चांद हैं। मैंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। राशि, ये तीनों चांद नहीं हैं, बल्कि उस जादूगरनी का बिछाया हुआ ब्रह्मजाल है। आओ चलो मेरे साथ। ये कहते हुए चांद राशि को उन तीनों नकली चांद की सतह पर ले गया। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने देखा लोग भूखे प्यासे रस्सियों से बंधे हुए थे। चांद ने फौरन अपनी जादुई शक्तियों से सभी लोगों को आजाद कर सही सलामत उन्हें वापस पृथ्वी लोक की जमीन पहुँचा दिया। साथ ही चांद ने अपनी शक्तियों से तीनों नकली चांद को नष्ट कर दिया। सभी लोग खुश होते हुए चांद का धन्यवाद करने लगे। चांद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हम अपने परिवार से मिल पाए हैं। अरे धन्यवाद मेरा नहीं, बल्कि राशि बेटी का करो। ये सब राशि की सूझबूझ और हिम्मत का ही परिणाम है। ये कहते हुए चांद ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनकर सभी गांव वाले राशि की तारीफ करने लगे। देख लिया आप सब लोगों ने, ज्यादा लालच करने का नतीजा। आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप सबकी जान बच गई, नहीं तो इसका परिणाम बहुत भयंकर भी हो सकता था। इसलिए हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ये सुन सभी गांव वालों ने राशि से माफी मांगी। उस दिन के बाद से सभी गांव वाले मेहनत और लगन से खेतों में काम कर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। वहीं दूसरी ओर वक्त बीतने के साथ साथ राशि ने पढ़ लिखकर एक बहुत बड़ी अफसर बनकर अपने गांव का नाम रोशन किया और देश की उन्नति के लिए कार्य करते हुए अपना जीवन बिताने लगी।